हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक देखिए, तो एडवोकेट्स एज एन एक्टर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इसमें देखो, हमने पहले बताया था आपको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो पुलिस विभाग होता है, डिफरेंट संस्थाएं हैं, वो लॉयर्स को कंपेल नहीं कर सकती हैं कि आपके क्लाइंट के बीच में क्या बातें हुई हैं, आप उसको बताओ। तो इस आर्टिकल में समझेंगे हम कि मेंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब देखो, सेकंड कहता है रेयर अर्थ्स। यहाँ बात हो रही है अभी रिसेंटली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में। तो इस केस में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक न्यू टूल ऑफ लेवरेज के रूप में सामने आ रहे हैं। इस कंडीशन में व्हाट शुड इंडिया डू, समझेंगे इन चीज़ों को। थर्ड कहता है मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट। किसकी बात करते हैं हम? इंडो चाइना यूएस डायनेमिक्स की। थर्ड है इंडियन जो इकोनॉमी है वो हैंडल कर रही है, भी झेल रही है ट्विन चैलेंजेस को। हम किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक स्तर पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो उतना इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर है यूएस का टैरिफ हिट। लास्टली कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर आज का। पहला आर्टिकल देखो, कैन लॉयर्स ब्रेक क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। हमने इस आर्टिकल को इसलिए पिक करा है बिकॉज ये 5th या 4th टाइम पेपर में आया है। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग, 20 के रिगार्डिंग, 21 के रिगार्डिंग नए इंटरप्रिटेशंस किए हैं। मतलब क्या है इसका? तो क्लाइंट एंड लॉयर इनकी जो प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो पार्ट है फंडामेंटल राइट का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो 19(1)(g की बात करें, इसमें क्या बोला जाता है? राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। आर्टिकल 20 क्या होता है? 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं अगर हम, ये है राइट ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? आप किसी नागरिक को कंपेल नहीं कर सकते हो अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ये कानून सिटीजन्स के लिए है तो वकील भी सिटीजन्स होंगे, ठीक है? तो आप वकील को भी कंपेल नहीं कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बातें हैं उसको बताने के लिए, उसको रिवील करने के लिए। देखो समझते हैं पॉइंटर्स क्या क्या यहाँ पर हैं। पहला है कि इनडिस्पेंसिबल रोल ऑफ एडवोकेट्स इन एस्टैब्लिशिंग संवैधानिक डेमोक्रेसी। तो होता क्या डेमोक्रेसी? अगर बात करते हैं इस सर्टेन पर्सपेक्टिव में, इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, उनकी रक्षा कैसे करेंगे हम? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, बट किसके द्वारा होता है? एडवोकेट्स के द्वारा होता है। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो इस प्रकार से आंसर में कि जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे भी जो एडवोकेट्स थे उस टाइम के, उनका बहुत बड़ा रोल था संविधान को फ्रेम करने में। देन डिस्कस करेंगे हम कि प्रेजेंट सिनेरियो में इसका इम्प्लीकेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्लाइंट लॉयर प्रिविलेज है वो सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है दो टाइप के राइट से, प्रोविजन से। पहला है कि संविधान में आर्टिकल 20 क्लॉज 3, 19(1)(g), 22 क्लॉज 1, 21 एंड 14 ये रक्षा करते हैं। सेकंड आता है सेक्शन 132 ऑफ BSA, देखेंगे इन चीज़ों को। फिर है एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अगर इन दोनों प्रोविजंस को मिला देते हैं तो एडवोकेट्स जो हैं वो नॉट एक्ट मेयर एज प्राइवेट एजेंट बट एज संवैधानिक एक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात करते हैं हम? लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज की, जो कि सुरक्षित है वाया फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं जो BSA एक्ट हमारा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर क्लाइंट कंसेंट कर देता है तो, सेकंड कहता है अगर जो बातें हुई बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट वो इलीगल पर्पज से हुई हैं। थर्ड कहता है कि जो लॉयर है ऑब्जर्व करता है कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है। तो इन तीन केसेस में अगर पुलिस या फिर कोई एजेंसी है वो लॉयर्स को पकड़ती है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा। तो मूल में क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर नागरिक को आप कंपेल नहीं कर सकते हो कन्फेस करने के लिए, सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए, तो आप वकील को भी कंपेल नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर पूछता एग्जाम में तो क्या लिखेंगे हम? देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जो टर्म है लीगल एडवाइस, इट इज़ वेरी वेग। इसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी एडवाइस इसके अंतर्गत आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। अभी के समय की बात करते हैं तो वकील जो होते हैं वो सिर्फ एडवाइस नहीं देते हैं, वो आपके डील्स को नेगोशिएट करते हैं, ये सजेशंस भी देते हैं रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस हो गया, आपका टैक्सेस हो गया, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये वाइट कॉलर क्राइम्स को इनकरेज कर सकता है कि पुलिस कैन नॉट फोर्स लॉयर टू रिवील एनीथिंग। सब कुछ किस में आ जाएगा? लीगल एडवाइस के भीतर आ जाएगा। देखो प्लस पॉइंट सिंपल से हैं कि ये इनकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी बिटवीन क्लाइंट एंड लॉयर। फिर है ओवरऑल क्या करता है? लॉ को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है एंड शील्ड्स द वल्नरेबल क्लास पीपल। एक सेंसिटिव एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई महिला है, उसको कंप्लेन लॉन्च कराना है अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़, तो उसको झिझक होगी उस चीज़ में,
तो अगर यहाँ पर बात आती है लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज की, तो शी कैन गिव द डिटेल्स वेरी कामली, एंड उसको पता है कि उसका ये जो स्टोरी उसकी है उसको लीक नहीं कर सकते हो आप, उसको मिसयूज नहीं कर सकते हो आप। अल्टीमेटली देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द वर्डिक्ट राइटली कॉल्स सच एज ब्लैटेंट ब्रीच ऑफ द रूल अगेंस्ट नॉन डिस्क्लोजर वन दैट अंडरमाइंस बोथ आर्टिकल 21 गारंटी ऑफ फेयर ट्रायल एंड संवैधानिक प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर 14। तो देखो चूंकि गारंटी ऑफ फेयर डिफेंस क्या है, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है, पार्ट ऑफ हमारा राइट टू लाइफ है, इसलिए आप अगर प्रिविलेज को ब्रीच करते हो बिटवीन क्लाइंट एंड लॉयर, वो फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। आप कह सकते हो जो एडवोकेट्स हैं एक्ट एज चैनल बिटवीन, सूत्र बिटवीन जुडिशरी एंड द कॉमन पीपल, तो इनके इंडिपेंडेंस को कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है टू इंश्योर द जस्टिस। नेक्स्ट देखो, तो टोक्यो ट्यूटोरियल काउंटरिंग चाइनाज रेयर अर्थ चोक, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि चाइना काफ़ी पहले से रेयर अर्थ के लेवरेज को यूज़ करता आया है डिफरेंट कंट्रीज़ के अगेंस्ट। तो जापान वहाँ से कैसे बाहर निकला, कैसे उभरा उससे, इंडिया इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकता है, एक मॉडल के रूप में देख सकता है। नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक जून से स्टार्ट करेंगे तो हर महीने लगातार जून जुलाई अगस्त सितंबर हर मंथ में ये आर्टिकल आ रहा है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर नहीं देखा है हमारे 16 अक्टूबर के लेक्चर को, तो प्लीज़ देख लेना एटलीस्ट। वहाँ पर जो रेयर अर्थ क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, इनके बेसिक्स क्या हैं, उनको समझा था हमने। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए तो एक बात कही गई है यहाँ, देखिएगा कि चाइना ने अग्री किया है टू पॉज फॉर 1 ईयर इट्स स्वीपिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन रेयर अर्थ्स। इसने बोला है कि हमने जो एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगाया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसको हम 1 साल के लिए पॉज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये एक न्यूज़ आई थी आई थिंक अक्टूबर में, उसमें कहा गया था कि चाइना ने 5 मोर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ऐड किया है अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के भीतर। तो आप नाम जान लो पहले, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यूरोपियम, यट्रिबियम। आपको पता क्या होना चाहिए, इनका नाम क्या है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनका यूजेस क्या है। बट रिसेंटली इसने क्या बोला है कि 1 साल के लिए हम इस कंट्रोल को पॉज कर रहे हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए इससे। तो इंडिया को निश्चिंत नहीं होना है, इसको एक विंडो के रूप में यूज़ करना है कि इस 1 साल में किस प्रकार से हम चाइना पर डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस मिनरल्स। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए जापान का मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। कुछ फैक्ट्स देखिए, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन कितना है, लेस देन 1%, बहुत ही ज़्यादा कम है ये। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर, नाम क्या है इसका, चाइनीज ब्लॉकेड। कब की हम बात कर रहे हैं, 2010 की। उस टाइम की बात करें तो चाइना एंड जापान के बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे इन द ईस्ट चाइना सी। तो चाइना ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, उसने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जापान को। कंटेक्स्ट ये है हमारा। तो इससे हम ये समझेंगे कि हाउ हैज चाइना बीन यूजिंग इट्स रेयर अर्थ पॉलिसी एज लेवरेज सिंस वेरी अर्ली, कि चाइना नोज कि हम पे दुनिया डिपेंडेंट है रिगार्डिंग रेयर अर्थ, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहें अपनी बातों को मनवाने के लिए। ठीक है, देखो कहता है जापान फाइट बैक। उसने बेसिकली किया क्या, पहला कहता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, अगर हम तुरंत कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी लंबा समय लगता है उसमें, उसके रिजल्ट को आने में। तो क्विकली उसने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज से पार्टनरशिप करी रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ रेयर अर्थ्स। फिर कहता है हेवी इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेसिंग, कि अगर हम चाइना की बात करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ्स तो वो 60% तक उसका शेयर है, बट जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो 90% शेयर किसका है, चाइना का है। इसलिए क्या किया जापान ने, इन्वेस्ट कहाँ पर किया, प्रोसेसिंग करने में। कब की बात हो रही है, 2010 के आसपास की। तो देखो उस टाइम पे भी इंडिया चाहता तो इससे सबक ले सकता था, सीख सकता था, बट चलो आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि जो इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था एक वेकअप कॉल था जापान के लिए। उसी प्रकार से रिसेंटली जो टॉक्स हुए हैं बिटवीन चाइना एंड यूएस, कहाँ पर, बुसान में, वो भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर हम बात करें टैरिफ्स की, यूएस ने दोनों कंट्रीज पर लगाया, बट चाइना के पास लेवरेज था रेयर अर्थ्स का, उसने उसको यूज़ किया, अपने टैरिफ्स को उसने ईज करवा लिया। बट इंडिया के पास कोई लेवरेज नहीं है, उसको समझना चाहिए कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत यहाँ पर है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट है लिथियम क्या है, क्रिटिकल मिनरल तो है बट रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड है कि लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर है मोरक्को की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फोरस प्रोड्यूसर है, फर्स्ट कौन, चाइना है। यहाँ देखो एक बात करी गई लिथियम ट्रायंगल, तो साउथ अमेरिका के भीतर बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, इनका जो लोकेशन है इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि वर्ल्ड के वास्ट रिजर्व है लिथियम के यहाँ पर। देखो हमने कुछ फैक्ट्स लिए फ्रॉम PIB। तो अगर हम बात करते हैं रेयर अर्थ्स की, तो ये इंडिया की बात करें तो 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है।
तो भारत में कमी नहीं रिसोर्सेज की है, उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको प्रोसेस करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कारण क्या है? तो जो रिसोर्सेज यहाँ पर हैं काफ़ी कम ग्रेड वाले हैं एंड वो टायर्ड हैं रेडियो एक्टिविटी से, जो कि उनके एक्सपेंस को बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्स करता है चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस पूरे सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स से पहला है क्लियरेंस आप लीजिए मिनिस्ट्री से, देन माइन करिए उनको, बेनिफैक्शन करिए, एक्सट्रैक्ट करिए, सेपरेट करिए, फिर क्या करिए, एलॉय मेकिंग करिए, उसको रिफाइन करिए। तो काफ़ी स्टेप्स इसमें होते हैं। तो इंडिया में दिक्कत क्या है? देखिए, माइनिंग होती है ठीक से, सेपरेशन भी ठीक से होता है, रिफाइनिंग भी हो जाती है। जब हम बात करते हैं पहली चीज़ है एक्सट्रैक्शन की, यहाँ दिक्कत आती है। सेकंड होता है जो प्रोसेसिंग होती है, चूँकि एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसको तो हम पैसा से ओवरकम कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, देखो जब बात करते हैं हम रेयर अर्थ्स की, तो उसको यूज़ करते हैं हम एलॉयज़ के फॉर्म में। ठीक है, उन एलॉयज़ में जो कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है रेयर अर्थ्स का, वो काफ़ी कम होता है। उनके अलावा अदर मटेरियल्स चाहिए होते हैं, टेक्स चाहिए होती है। तो प्रोसेसिंग सेक्टर में बात करें, हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिससे कि ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? ठीक है, पहला कहता है डाइवर्सिफाई करो। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अभी अगस्त की बात करें तो इंडो जापान समिट एक हुआ था, वहाँ पर मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन किया है कि हम विद द हेल्प ऑफ जापान क्या करेंगे, एक रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाएंगे। सेकेंड है जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं हमारे पास नहीं है, उसको सीखेंगे वहाँ से हम। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हेल्पफुल होगा लॉन्ग रन के भीतर। मतलब अगर किसी कंट्री से हम कुछ सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह सीख रहे हैं, समय लगता है उसमें, हम प्रोसेस करना सीखेंगे, डेवलप करेंगे उसको। सेकेंड पॉइंट देखिए कि हम डाइवर्सिफिकेशन में ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जो रेयर अर्थ्स हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमने बताया था अभी कि हम जो मटेरियल्स को मंगाते हैं किस फॉर्म में, प्रोसेस्ड फॉर्म में मंगाते हैं, जिस पे किसकी मोनोपोली है, चाइना की मोनोपोली है। तो हमें इस मामले में पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग रन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सेकंड देखिए इन्वेस्टमेंट, सिंपली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, अपने पीपल को स्किल करो उस तरह से आप। फिर कहता है अल्टरनेटिव मटेरियल्स, मतलब आप R&D पे खर्च करो, रिसर्च करो, देखो इस चीज़ को कि जो मटेरियल्स हमारे पास नहीं है, क्या उनके बदले में जो हमारे पास अवेलेबल है उनको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं हम। लास्टली ऑब्वियसली रिसाइकलिंग, तो हमारी कंट्री में ये भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम किन वेस्ट की बात कर रहे हैं, किस वेस्ट की बात कर रहे हैं, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको कि हम चाहें उसमें से जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक हम कह सकते हैं जो डिपेंडेंस हमारी है वो कम हो सकती है दूसरे कंट्रीज पर। तो वी शुड डेवलप अ कंप्लीट वैल्यू चेन बेस्ड साइकिल, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माइनिंग टू द रिसाइकलिंग हमें हर स्टेज पर अच्छे से काम करना है, जिससे कि हम एटलीस्ट इस रेयर अर्थ के मामले में दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना हो। अल्टीमेटली हमारे फॉरेन पॉलिसीज जो है इसके अराउंड घूमती ना रहें। देखो उससे मिलता जुलता एक आर्टिकल है कि फ्रॉम ट्रम्प शी G2 अ मैसेज फॉर इंडिया। यहाँ हम बात करते हैं किस प्रकार से इंडिया शुड बिल्ड इट्स ओन लेवरेज। हम जानते हैं कि चाइना के पास क्या है, बहुत बड़ा लेवरेज है इसका, रेयर अर्थ का भंडार। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग, इसको यूज़ करते हुए इसने विद यूएस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील क्रैक कर ली, अपने टैरिफ्स को इसने कम करवा लिया। बट इंडिया क्या करे, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर। रिसेंटली मीटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड शी, इसने ऑन द साइडलाइंस ऑफ एपेक समिट, कहाँ पर, बुसान में हुआ है, वो दर्शाता है स्ट्रेटेजिक काम बिटवीन यूएस एंड चाइना, स्ट्रेटेजिक काम बिटवीन यूएस एंड चाइना विच कैन रिड्यूस ग्लोबल वोलेटिलिटी बट ऑल्सो डिमांड्स शार्पर पॉलिसी फ्रॉम इंडिया। देखो तो इस पूरे डिस्कशन के कोर में क्या है कि स्ट्रेटेजिक काम स्थापित हो चुका है बिटवीन चाइना एंड यूएस, एक टेम्पोररी ट्रूस आ गया है चाइना और यूएस के बीच में। तो इससे हुआ क्या है, तो दो रिजल्ट्स, पहला चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस, सेकंड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनाज डोमिनेंस। देखिए नो लॉन्गर, यूएस जो है नो लॉन्गर व्यूज इंडिया एज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट टू काउंटर चाइना। अब क्या हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। पहले क्या था, अगर बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, इंडिया वॉज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस टू काउंटर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस रीजन। ठीक है, अब क्या हो चुका है कि दीज टू कंट्रीज चाइना एंड यूएस खुद से डील कर रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी थी, जो दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे टेम्पोररीली कह लीजिए कम होती नजर आ रही हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है इन द आइज ऑफ यूएस थोड़ा सा तो कम होगा ही। सेकंड है कि चाइना ने बता दिया है कि हम डोमिनेटिंग पावर है। अगर एशिया की बात करें तो वी आर द वन। ठीक है, तो इंडिया नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटेजी इन द इंडो पैसिफिक। देखो इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। पहला है डायनामिक बिटवीन इंडिया एंड यूएस। क्या है, इंडिया हैज नो लेवरेज अ सिंगल पॉइंट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम बात करते हैं यूएस टैरिफ्स की, तो इंडिया भी चाहता है कि जो हम पर टैरिफ लगाए गए हैं वो कुछ कम हो जाए, कुछ राहत मिले हमें।
बट इंडिया नेगोशिएट कैसे करे उसको, उसके पास कोई लेवरेज ही नहीं है। सेकेंड है, इंडिया डज नॉट बाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम यूएस। आप जानते हो ट्रंप का सबसे बड़ा डिसकंटेंट क्या है, इंडिया जो है यूएस से ज़्यादा मात्रा में इन गुड्स को नहीं परचेज करता, जैसे कॉर्न हो गया उसका। और बहुत टाइम से वो चाह रहे थे कि बिटवीन इंडिया एंड यूएस एक डील हो जाए रिगार्डिंग डेयरी मार्केट। तो यूएस वॉज ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू इंडियाज डेयरी मार्केट, बट हमने उसको स्वीकार नहीं किया। थर्ड दिक्कत देखिए, इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन यूएस फॉर इट्स एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया सच में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पर। सेकेंड कॉम्पोनेंट है इंडिया चाइना डायनामिक्स। देखिए सिंपल सी बातें हैं, मतलब सबका जिस्ट यही है, इंडिया इज टू डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के लिए किस पे निर्भर है हम, चाइना पर। एक्सपोर्ट्स के लिए यूएस पर। तो कंसेप्ट क्या यहाँ पर है, स्टार्ट हो चुका है एरा ऑफ ट्रांजैक्शनलिज्म, जिसमें कि इंडिया लैक करता है। इसका मतलब क्या है, तो अपने इंटरेस्ट के आधार पर, देखो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात करें, इंडियंस की बात करें तो हम मजबूर हैं यूएस पर, चाइना पर। यहाँ तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ तो मजबूरी की बात है। तो इस एरा ऑफ ट्रांजैक्शनलिज्म में जहाँ पर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसीज को टर्न दे रही हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम मजबूरी में कंपेल होकर के एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात आती है इंडिया क्या करे। एक कंसेप्ट दिया गया है मैनेज्ड कंपटीशन, इसको स्टार मार्क करिएगा, लिख सकते हो एग्जाम में आप, कि एक ही इसका तरीका है मैनेज्ड कंपटीशन। इसका मतलब क्या होता है, तो टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन ओपन राइवलरी एंड कोऑपरेशन। हमें ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करनी है, एकदम दुश्मनी भी नहीं करनी है, बीच का रास्ता लेके चलना है, इससे कि कंपटीशन जो है वो बढ़ करके कन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। साथ में क्या करना होगा, सेल्फ प्रिपेयर्डनेस। तो मान लेते हैं कि भविष्य में चीज़ें एस्केलेट कर गई, हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम तैयार पहले से हैं, किस प्रकार से, हमारा डिपेंडेंस दूसरे कंट्री पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकंड कहता है कि हमें कोई ग्रांटेड नहीं ले पाएगा। देखो अल्टीमेटली इतनी सी बात है कि हमें एक लेवरेज बिल्ड करने की ज़रूरत है, इसको प्रेशर पॉइंट के रूप में यूज़ करके हम डील्स को स्टक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक ही इसका उपाय है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना अपने कंट्री में। हमें ज़रूरत है अपनी रिसर्च पर स्पेंडिंग को बढ़ाने की, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की, सीखने की चीज़ों को। इसको हम बोलते हैं जेन्युइन मल्टी अलाइनमेंट। जेन्युइन मल्टी अलाइनमेंट मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हमने क्या माना हुआ है, कंट्री ए दुश्मन है हमारा, बी दोस्त है, नहीं, चीज़ें बदल चुकी हैं। किसका समय आ गया है, ट्रांजैक्शनलिज्म का। तो चूंकि इंडो पैसिफिक के भीतर हमारा इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, दिख रहा है ऐसा। एंड अगर बात करें वेस्ट एशिया की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो वहाँ भी अदर पावर्स निकल के सामने आ रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत है अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को फिर से ध्यान देने की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। नेक्स्ट है लोअर टैक्सेस पर बाइंग बट जॉब्स एंड इनकम्स विल हैव टू ग्रो। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ट्विन प्रॉब्लम। पहला क्या है, अगर ग्लोबल फ्रंट पे देखा जाए तो हमारा डिक्रीजिंग एफडीआई एंड यूएस का टैरिफ, ठीक है। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ भी रहा है तो काफ़ी कम दर से बढ़ रहा है। तो बोथ केसेस में अगर इसकी बात भी करें, इसकी बात भी करें, इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है टू बूस्ट आवर डोमेस्टिक डिमांड। मतलब क्या है इसका, अगर डोमेस्टिक डिमांड हमारा बढ़ता है तो चूंकि हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस कर रहा है इधर, उसको कुछ कॉम्पनसेशन देगा ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टर्स को लगता है अगर कि भारत में डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने में, जैसे कि नए ब्रांचेस खोलना, नए स्टोर्स खोलना। बट देखो मेन मुद्दा क्या है कि इंस्पाइट ऑफ दीज इंटरवेंशन, जैसे कि जीएसटी में कट हुआ, इनकम टैक्स में कट हुआ है, आप स्कीम्स लेकर के आ रहे हो, सब चीज़ के बावजूद भी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट जो सहारा ले रही है डिमांड को बूस्ट करने का, वो काफ़ी टेम्पोररी टाइप का है, जैसे कि स्कीम्स हैं, फ्री बीज, सब्सिडीज। इससे होता क्या है कि मान लो 3-4 महीने के लिए डिमांड बढ़ गया, कि मान लो जब तक वो स्कीम्स चल रही हैं तब तक हमें पैसा मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, ठीक है, तो डिमांड हमारी इंक्रीज कर रही है। बट इन्वेस्टर्स नो दिस थिंग्स कि ये डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो परमानेंट नहीं है। अगर सरकार बदल जाती है आज, अगर स्कीम्स को बंद कर दिया जाता है तो डिमांड तो खत्म हो जाएगी तुरंत से, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए भी इंडिया में। तो गवर्नमेंट का देखो अप्रोच अच्छा है कि हम डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करें, बट दिक्कत क्या है, रास्ता गलत है उसका। हमें शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं भागना है, हमें लॉन्ग टर्म चीज़ों पर ध्यान देना है। अगेन आता है रिफॉर्म्स करना, जैसे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, उसको स्किल को इम्प्रूव करना, ताकि जॉब लॉसेज ना हो। जो डिमांड की इंक्रीज हो वो सैलरी बढ़ने से हो, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण नहीं हो। आपने क्या कर दिया, लोन को ईज कर दिया। लोग क्या करते हैं, महंगा सामान खरीदना है, चलो खरीद लेते हैं लोन पर, ईएमआई पर ले लेते हैं। उससे क्या होता है, एक फॉल्स एक मैसेज जाता है
कि हम केपेबल हैं, हम केपेबल नहीं है, हमारी कह सकते हैं औकात नहीं बढ़ी है, बट हमको लोन इजीली मिल जा रहा है, पैसा इजीली मिल जा रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इससे कभी भी हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट राइज नहीं करेगा। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ डिमांड को इंक्रीज नहीं करना है, डिमांड किस कारण से इंक्रीज हो रहा है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स होना चाहिए, सैलरी में इंक्रीज, हमारे स्टैंडर्ड में इंक्रीज। अब देखो कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। पहला है कि जीआई टैग फी कट टू ₹1000। ध्यान दीजिए, यहाँ पर न्यूज़ आई है कि कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या कहा है, एप्लीकेशन फी फॉर जीआई टैग पहले कितना था, 5000 रुपया, अब कितना हो गया है, ₹1000। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेशन, आपको पढ़ना है इसके बारे में कि किनके जन्म दिवस पर ये चीज़ें मनाई जा रही हैं। चलो, इसमें नाम दिया गया है कुछ प्रोडक्ट्स का जिनको कि दिया गया है जीआई टैग। देखो पहले है कन्ना डिपाया, क्या है, बैम्बू मैट है, कहाँ से बिलोंग करता है, केरला से। आपातानी एक ट्राइब भी है, इनका टेक्सटाइल जो है इसको दिया गया है, कहाँ से बिलोंग करता है, अरुणाचल से। देन आता है मार्थन डैम, ठीक है, एक हनी का प्रकार है, शहद है, बात आती है तमिलनाडु की। देन लेप्चा टुंगबुक, जब भी लेप्चा की बात आती है सिक्किम आ जाएगा। क्या है ये, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो अरुनाई क्या है, एक स्कार्फ है, स्कार्फ लपेटने वाला, कहाँ से बिलोंग करता है, असम से। अंबाजी वाइट मार्बल प्रोडक्ट है ये, गुजरात का। बेडू एंड बाडोरी काऊ घी, कहाँ का है, उत्तराखंड का। इन सभी प्रोडक्ट्स को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखो एक न्यूज़ आई थी कि छत्तीसगढ़ सैंक्चुरी लिमिट्स टू बी एल्टर्ड टू टैकल माओइस्ट थ्रेट। इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल है, बट हमारे काम की कुछ चीज़ें देखेंगे हम। देखो पहला है कि पामेड, क्या है ये, सैंक्चुरी है जो कि सेटअप इन 1983, फोकस ऑन वाइल्ड बफेलो कंजर्वेशन। फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माओइस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत न्यूज़ में है। एंड छत्तीसगढ़ आई थिंक थर्ड टाइम पेपर में आया रिगार्डिंग दिस। तो नाम क्या है, पामेड सेंचुरी, कहाँ पर है ये, देखिए तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 के भीतर। क्या कारण था, टू कंजर्व द वाइल्ड बफेलो। यहाँ पर फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं, मिक्स प्रकार के हैं, साल टीक ट्रीज मिलते हैं, गौर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर। एंड वन मोर थिंग, देखिए अगर बात करते हैं किसी सेंचुरी का बाउंड्री को अल्टर करना है, चेंज करना है, तो कौन बताएगा, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इससे परमिशन लेनी पड़ती है। एक नाम दिया गया है कड़ेगट्टा हिल्स, कहाँ पे लाई करता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के भीतर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।